बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9 बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का स्टार्ट ले लिया है। इसके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग काइंडली जाके क्वेश्चन को भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लें जिन बच्चों ने नहीं मेरी वीडियो देखी। आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कम्प्लीटली सॉल्व। ठीक है, तो आप लोगों ने हर स्टेप को ध्यान से देखना है, समझना है। कुछ के क्वेश्चंस के आंसर तो बुक में अवेलेबल थे तो वो तो मैं बुक से आपको मार्क आउट करवा दूंगी, पर जिनके नहीं थे उनके मैंने सॉल्व किए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आप डिफाइन करें स्केलर को और वेक्टर क्वांटिटीज को। इसके लिए आप लोग पेज नंबर 29 पर आ जाए। जी बच्चों, ये देखें, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने स्केलर क्वांटिटी को लिखना है। स्केलर क्वांटिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। इसकी एग्जांपल्स भी आपने साथ में देनी है, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। यहाँ तक तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। आप लोगों ने हेडिंग्स भी साथ बनानी है, स्केलर क्वांटिटी फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल्स, देन उसकी एग्जाम्पल्स को आपने डिस्कस करना है। उसके बाद क्या है वेक्टर क्वांटिटी, हेडिंग बनाए, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल्स की हेडिंग दे और उसके बाद आप लोगों ने लिखना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ तक ये पार्ट 1 का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। आप लोग जितनी अच्छी हेडिंग्स बनाएंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। 100% चांसेस होते हैं अगर आप लोगों ने हेडिंग्स बनाई हो। 2.2 है गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों सेम जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी जो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशंस में से ही एग्जांपल्स लिखी हैं ना, वही आपने पार्ट 2 में सिर्फ जस्ट उनकी एग्जांपल्स को लिख देना है और कुछ नहीं है। ये इसी क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट का हिस्सा है। आप लोगों ने एग्जांपल्स जो भी हैं, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, ये आप लोगों ने लिख देनी है। उसके बाद हमारे पास 3 वाले में क्या क्या है, स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। आपने क्या करना है, हेड टू टेल रूल को स्टेट करना है, डिफाइन करना है। पेज नंबर 31 पर आ जाएं। जी बच्चों, यहाँ से आप बनाएं इसकी हेडिंग हेड टू टेल रूल और फिर यहाँ से इसको डिफाइन करें। टू एड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स रीड्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स सच दैट द हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ द अदर। क्या मतलब हुआ कि हेड टू टेल रूल में आप लोगों ने 2 लाइंस को ड्रॉ करना है। एक लाइन यहाँ पर है, ठीक है, दूसरी लाइन उसकी हेड, ये हेड है, ये टेल है। तो आपने दूसरी लाइन जब बनानी है तो इसका हेड के ऊपर इसकी टेल चली जाएगी और ये हेड इसके ऊपर आ जाएगा और ये लाइन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जब मिलेगी तो ये हमारे पास उसके क्या हो जाती है, एक दूसरी वेक्टर बन जाता है। और वो क्या कहलाता है, ये आंसर कैसे आता है कि हमारे पास a प्लस बी, ये लाइन a है, ये इसका b है। ठीक है, तो ये हेड टू टेल रूल का है कि 2 लाइंस हेड और टेल coincides with the tail of the other. The resultant vector is given by a single vector which is directed from the tail of the first vector to the head of the last vector सिंपल सी चीज़ मैंने बताई है, आप लोगों ने ये साथ डायग्राम बना लेनी है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, के व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। हमने बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। पेज नंबर 47 के ऊपर इसका आंसर दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पे जो की पॉइंट्स है ना, इसके एंड में अगर आप चले जाए ना तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अ ग्राफ दैट शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अ ग्राफ शो रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम, इट इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, आप हेडिंग भी दे दें और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीटली याद कर लें। 5 वाले में क्या कह रहे हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट जमीन के करीब से फेंका गया, गिराया गया, हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डज दिस इंप्लाई दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट।
दो ऑब्जेक्ट्स फेंके जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं जमीन के ऊपर से, मतलब ऊपर के किसी जगह पे जाकर उनको फेंका गया है। तो अब आपने बताना है कि क्या जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो जल्दी आ जाएगा या देर से आएगा, या हैवियर ऑब्जेक्ट जल्दी या देर से आएगा, या दोनों ही सेम टाइम में आएंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट इम्प्लाई होता है, क्या वो चीज़ है, तो वो हमने बतानी है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों इसका आंसर आप लोगों ने खुद से लिखना है, ये वाला जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर लिया है। नो हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट नियर द अर्थ सरफेस। नो क्या मतलब है कि लाइटर और हैवियर ऑब्जेक्ट दोनों सेम रेट से ही जमीन की तरफ आएंगे, बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दी सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है ना जमीन की तरफ हमारे खिंचाव है, ठीक है, वो सेम होता है चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हैवियर है या लाइटर है, ठीक है। तो आपने इस चीज की तरफ नहीं जाना कि जो वजनी है वो जल्दी गिर जाएगा और जो लाइटर है वो आराम आराम से उड़ता हुआ आएगा। तो उन्होंने सेम टाइम ही लेना है। 2.6 में क्या कह रहे हैं, द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशन नॉट बोल्ड फेस। हाउ इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड। अब वेक्टर क्वांटिटीज अक्सर ऐसे हो जाता है कि हम स्केलर नोटेशन में लिख देते हैं पर बोल्ड नहीं करते। तो हमने उसका अगर डायरेक्शन बतानी हो तो हम डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करेंगे, उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो चीज़ हमने बतानी है। तो बच्चों आपने इसका आंसर लिखना है, व्हेन वी राइट अ वेक्टर क्वांटिटी इन स्केलर नोटेशन नॉट बोल्ड देन डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय। जब हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, उसकी डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, या तो उसके पॉजिटिव साइन लगा देंगे या नेगेटिव साइन लगा देंगे। कंपास डायरेक्शन, या दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी सिचुएशन ये है कि हम उसको कंपास डायरेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 30 डिग्री ईस्ट और नॉर्थ, इस तरह करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है ये सिंपल सा आंसर है सिंपल से क्वेश्चन का, तो आपको इजीली समझ आ गया है। 7 है, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म। एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रही है, अब क्या उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है? गिव रीजन, अगर है तो उसका रीजन दें आप। No, the velocity will not necessarily be uniform because uniform speed only means constant magnitude, not direction. क्या मतलब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। द वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली बी यूनिफॉर्म, उसके ऊपर कंपलसरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में ही हो, बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड ओनली मीन्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि उसकी डायरेक्शन भी वही हो। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिमेन कांस्टेंट। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का सेम डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट होना जरूरी होता है, ठीक है। Last part, last question, short question is it possible for a body to have acceleration? क्या पॉसिबल है बॉडी के लिए एक्सेलरेशन का रखना व्हेन मूविंग विद, अगर वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो किसके लिए पॉसिबल है एक्सेलरेशन? तो बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी में तो पॉसिबल नहीं है। नो, अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिकॉज एक्सेलरेशन रिक्वायर्स अ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसके अंदर बॉडी हमारी कभी भी एक्सेलरेट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट स्पीड में यस, अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन। जब स्पीड हमारी कांस्टेंट है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन हमारी बॉडी की होती है व्हाइल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इफ इट चेंज डायरेक्शन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। क्या मतलब हुआ कि अब देखें हमारे पास एक्सेलरेशन सेम रहेगी अगर हमने एक बॉल को रोटेट सिंगुलर से सर्कुलर पाथ में रोटेट किए जा रहे हैं, मतलब उसे गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वो सेम रहेगी, ठीक है। तो यही इसका आंसर है कि कांस्टेंट वेलोसिटी में तो आंसर एक्सेलरेशन सेम नहीं रहती, पर कांस्टेंट स्पीड में हमारी एक्सेलरेशन सेम रहती है। तो इसी के साथ बच्चों हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2 सिंपल से करके इजी से करके मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ताकि आपको साथ के साथ यहीं पर ही ये क्वेश्चंस याद हो जाएं, इनको समझना, हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी सिंपल वे से, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको साथ के साथ इनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है, इनको याद भी कर लेना है,
लिख के याद करना है। बच्चों पेपर हमारा होता है रिटन फॉर्म में, तो इसलिए आप लोग जब भी याद करो उसके बाद लाजमी एक दफ़ा उसको लिख लो, ताकि आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स फ़ौरन से मिल जाए कि ये चीज़ हमें याद नहीं हो रही। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों ने जस्ट वो चीज़ याद करनी है जिसकी आपकी मिस्टेक हुई है, बजाय कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन याद करने का। आपको एक लाइन भूल रही है या एक वर्ड भूल रहा है, तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि हमने उस वर्ड के ऊपर फोकस करना है, हमने उस लाइन के ऊपर फोकस करना है। तो मेहनत करेंगे तो मेहनत से ज़रूर कामयाब होंगे, ठीक है। तो मेरी दुआएं आपके साथ है कि पाकिस्तान का हर बच्चा कामयाब हो। खूब मेहनत करेंगे, खूब कामयाबी हासिल करेंगे। और बच्चों मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अब तो बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।